हेलो प्यारे साथियों, मैं अजय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि प्यारे साथी बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी के जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त यूपी जीके की मैराथन क्लास। क्वेश्चन का लेवल देखना भाई साहब, मज़ा आ जाएगा बॉस, समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग ना, जो मैं फालतू के वीडियो डालता हूँ, मैं ही नहीं जो भी यूट्यूबर डालता है वो बहुत आप लोग देखते हो। पेपर कब होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें। अरे भाई यार, पढ़ लो। पढ़ने के वीडियो, पढ़ने की क्लास आप लोग नहीं देखते हैं भाई साहब। देखो, पढ़ाई नहीं करोगे ना तो पेपर कब होगा, फीस कब जमा होगी, इनका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो आपको पढ़ना भी है, साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो आज हम लोग ताबड़तोड़ लगभग 50 प्रश्न हैं, और ये नहीं कि बस 50 ही प्रश्न। अरे भाई साहब, बहुत कुछ है इन 50 प्रश्नों में, बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ इन 50 प्रश्नों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस 50 प्रश्न हैं, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से हैं। आप लोग बस कॉपी पेन लेकर बैठो, या फिर अपने मोबाइल का जो है एकदम कीबोर्ड ऑन कर लो, जहाँ भी इच्छा लगे वहाँ पे कमेंट करते रहना, लिखते रहना चीज़ों को, ठीक है भाई। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, क्लास को हम लोग शानदार धुआंधार तरीके से शुरू करते हैं। हाँ, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रखते हैं। आज का मैराथन का पहला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त है भैया। उत्तराखंड के बाद, देखिएगा भैया यहाँ पे क्या कह रहा है पहला प्रश्न। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? यूपी पीसीएस 2002 का प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने प्रश्नों का जो लेवल रखा है ना, वो बहुत ही अच्छा रखा है, बहुत बेहतरीन रखने का प्रयास किया है। इसलिए आप लोग मेरे प्यारे भाई इन चीज़ों को समझिएगा। ये मत समझिएगा कि नहीं लेवल पीसीएस का है तो सर यूपी पुलिस में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता भाई? यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है। तो भैया यहाँ पे कहा गया है कि उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र शेष बचे। सबसे पहले उत्तरांचल, ये उत्तराखंड कह सकते हो, यहाँ पे उत्तरांचल लिखा हुआ है। उत्तरांचल, उत्तराखंड मैंने बोल दिया, बात वही है, ठीक है ना। इसका भैया गठन कब हुआ है तो ध्यान रखिएगा, इसका जो गठन हुआ है ना साथी, ये 9 नवंबर, ध्यान रखिएगा 9 नवंबर 2000 को भैया हुआ है। 9 नवंबर को 2000 को हुआ है। 13 जिलों को काट करके, ठीक ना, 13 जिले यूपी से अलग करके, ठीक ना, यूपी से अलग करके नया राज्य बना, ठीक है, नया राज्य बना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, नया राज्य बना। जब ये नया राज्य नहीं था, जब ये उत्तराखंड नहीं था, तो उस समय उत्तराखंड के शेष बचे। जब शेष बचने की बात करेगा तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। वर्तमान में 403 है, ये ध्यान रखिए कि वर्तमान में 403 है। जबकि मेरे प्यारे साथी, जबकि अगर आप लोग देखें तो 403 प्लस 1 है, एक था, ये इसको लिख सकते हो था, क्योंकि अब नहीं है, ये मनोनीत था, इसको आंग्ल इंडियन था, इसको हटा दिया गया, ठीक ना। तो वर्तमान में कितने बचे हैं? वर्तमान की बात करें तो साथी वर्तमान में आपके 403 ही हैं विधानसभा सीटों की संख्या, समझ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले कितने थे भाई? पहले कितने थे ध्यान रखिएगा। पहले मतलब 2000 से पहले, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। विभाजन से पहले, ध्यान रखिएगा, विभाजन से पूर्व जो सदस्य थे विधानसभा के, पूर्व विधानसभा सीटें, ठीक ना, विधानसभा सीटें कितनी थी तो भैया ध्यान रखिएगा 426 सीटें थी। कुल कितनी थी उत्तर प्रदेश में? 426 सीटें थी। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें थी? 426 सीटें थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं, जल्दी से थोड़ा सा फास्ट ट्रैक तरीके से पढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब देखो भैया, यहाँ पे क्या आ गया? राज्य विधान परिषद की संख्या आ गई है। राज्य विधान परिषद के बारे में बात कर रहा है, अभी विधानसभा के बारे में बात किया था, अब आपसे पूछ रहा है राज्य विधान परिषद के बारे में, पूछ रहा है राज्य विधान परिषद के बारे में आपको बताना भाई सभी साथियों को, ठीक है भाई। तो खींच करके आप लोग सेशन को शेयर करेंगे भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग खींच करके शेयर करेंगे सेशन को, ठीक है भाई। और अगर क्लास अच्छी लगे भाई बार तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे भाई राज्य विधान परिषद की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन है, ठीक है भाई। ये क्या है? अस्थाई सदन है। प्रति 2 वर्ष पर, ध्यान रखिएगा, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य
ठीक है। 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं इसमें भैया, एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं भाई, ठीक है। सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है भाई, 1/3 सदस्य प्रति वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपसे पूछा गया, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया, ये आपको बताना। तो प्यारे भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा 108। ठीक है भाई, कितनी थी, 108 थी। अगर वर्तमान की हम लोग बात करें, वर्तमान में विधानसभा, विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी भैया, ध्यान रखिएगा, सदस्य संख्या कितनी है, तो 100 है। कितनी है, विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, 100 है। और विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इस समय आपको बताना है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश महाना। कौन है भैया, सतीश महाना इस समय अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, सतीश महाना इस समय वर्तमान में क्या है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के क्या है, अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना जी हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते साथी, अगला प्रश्न देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न देखो भैया क्या कह रहा है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। देखो प्रश्नों का लेवल और प्रश्न चीज़ें बहुत अच्छे से देखना भाई, प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि पीसीएस में 2014 का है, वो खैर अलग बात है। यहाँ पे आप देखिएगा मछली नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है, या फिर मोर नहीं है। तो ये सभी आपको पता होगा भैया, ये क्या नहीं है भाई, तो यहाँ पे आपका मोर नहीं है भाई। ठीक है ना, मछलियाँ हैं, ठीक है ना, 2 मछलियाँ हैं, मछलियों की संख्या 2 है, तीर धनुष है, ठीक ना, तीर धनुष है, ये आप सभी को पता है। ठीक ना भाई, और नदियाँ हैं, नदी है, गंगा यमुना का संगम दिखाया गया है, गंगा यमुना का संगम दिखाया गया है, मोर नहीं वहाँ पे। ठीक है, जल्दी से हम लोग कुछ चीज़ें पूछते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ राजकीय, ठीक ना, एक सेकंड मेरे भाई, जैसे आपसे पूछ ले राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है। ठीक ना, दूसरा बात अगर हम आपसे पूछे कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक ना, राजकीय वृक्ष कौन सा है। दूसरी बात समझ लीजिएगा आप लोग, राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पशु पक्षी हो गया, हाँ पक्षी की बात कर लेते हैं, राजकीय, ठीक है भाई, राजकीय पक्षी कौन सा हो गया, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग फटाफट बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा। अगर राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है, ठीक ना, बारहसिंघा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वृक्ष की बात करें भैया तो अशोक है, वृक्ष की बात करें तो अशोक है। पुष्प की बात करें तो टेसु है, ठीक है ना, टेसु, ये इसे पलाश भी कहते हैं, समझ रहे हैं, इसे पलाश भी कहते हैं। पक्षी की बात करें तो सारस है, सारस, ठीक है भाई, सारस यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी थी, आप लोग फटाफट इनको नोट कर सकते हैं, अन्यथा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मोर नहीं है भाई कहीं भी उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। अगले प्रश्न में चलते हैं भैया, फटाफट आप लोग देखिए प्रश्नों का लेवल और तरीका देखिए भाई साहब, एकदम गजब का है। प्रश्नों का जो तरीका और लेवल है ना भाई साहब, वो गजब का है। इसमें आपको कौन सा कूट सुलेमित है, उत्तर मतलब नीचे कौन सा कूट सही है, इसको आपको बताना भाई, ठीक ना, कौन सा कूट सही है ये आपको बताना प्यारे भाई। ठीक है, तो जल्दी से सभी साथी के पास कमेंट करेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा भाई। देखिए कह रहा है एक तरफ जनपद दे रखा है भाई और एक तरफ मुख्यालय दे रखा है, एक तरफ जनपद दे रखा है और एक तरफ क्या दे रखा है, मुख्यालय दे रखा है। तो आपको जनपद और मुख्यालय यहाँ बताना भाई। जैसे पूछा गया जालौन का कहाँ हो जाएगा, कानपुर देहात का क्या हो जाएगा, संत रविदास नगर का क्या हो जाएगा और कुशीनगर का क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं भाई, ये क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर भाई जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर। क्या ऐसे कोई मिल रहा है कि बी का एक देखेंगे तो बी का एक इसमें भी मिल रहा है यहाँ पे, और बी का एक यहाँ पे मिल रहा है, तो अर्थात ये दोनों में से सही हो सकते हैं, बाकी ये दोनों काट सकते हो आप। ठीक ना, कुछ ऐसे तरीके अपनाया करो। दूसरा आपको कौन सा याद हो सकता है, जल्दी से आप लोग बताओ। कुशीनगर का पडरौना हो जाएगा भाई, कुशीनगर का पडरौना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर का पडरौना हो जाएगा। तो डी का दे रखा है 3, अब डी का इसमें 3
किस में दे रखा है भाई, डी का 3 देखा जाए तो इसमें दे रखा है पहले वाले में, डी का 3 पहले वाले में दे रखा है, तो भैया यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, कुशीनगर का हो जाएगा ये। अगर भाई साहब संत कबीर नगर के देखें तो ये हो जाएगा भदोही, और जालौन को देखें बच्चे तो जालौन का हो जाता है उरई, जालौन का क्या हो जाता है, उरई हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। अच्छा और भी अगर हम जैसे आपसे पूछ ले भाई साहब, भदोही का क्या हो जाएगा, भदोही का जो है ये आपसे पूछा गया मुख्यालय, भदोही का मुख्यालय क्या हो जाएगा भाई, मुख्यालय आपको बताना है क्या हो जाएगा, मुख्यालय, ठीक है ना, मुख्यालय में भदोही का क्या हो जाएगा। और आपसे पूछ रहे हो सोनभद्र का क्या हो जाएगा, सोनभद्र का क्या हो जाएगा, अमेठी का क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा, अमेठी का क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, और उत्तर प्रदेश में लगभग कुल 13 से 14 के आसपास ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय उसी ज़िले में ना होकर के किसी अन्य तहसील में दे रखा है, मतलब बिल्कुल सदर में ना होकर के बगल में दे रखा है, बगल की किसी तहसील में दे रखा है उसी तरीके। जैसे भदोही का तो भैया है ज्ञानपुर, भदोही का है ज्ञानपुर। उसके बाद सोनभद्र की बात करें तो रॉबर्टगंज है, रॉबर्टगंज, ठीक है, रॉबर्टगंज है। अमेठी की बात करें तो भैया आप सभी को पता है गौरीगंज है, अमेठी का कहाँ है, गौरीगंज है, ठीक है। और भी हैं, आप लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे, आगे बढ़ते, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत लंबा चला जाएगा भाई साहब, बाकी मैराथन तो चलने वाली ही है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। देखिए प्रश्न जो भी मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे भाई, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 1975 में किया गया, 1950 में किया गया, 1977 में किया गया, या फिर 1965 में किया गया। कब लोकायुक्त का पद का सृजन किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई विकल्प नंबर ए, 1975 में लोकायुक्त का सृजन किया गया। और पहले लोकायुक्त कौन बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा, पहले लोकायुक्त कौन बनाए गए थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। तो पहले लोकायुक्त बनाए गए थे विशंभर दयाल, एक सेकेंड, विशंभर दयाल जी बनाए गए थे, ठीक ना, विशंभर दयाल बनाए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। पहले जो लोकायुक्त बनाए गए थे विशंभर दयाल बनाए गए थे, और इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर के लगभग इनका कार्यकाल भैया था उस समय लगभग 6 वर्ष का था, 1983 तक का इनका कार्यकाल था, ठीक ना, 1983 के समथिंग इनका कार्यकाल था। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन यहाँ पे है, वर्तमान में अगर आपसे बात कर लिया जाए, वर्तमान में मेरे प्यारे भाई, तो वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वो जस्टिस संजय मिश्रा हैं भाई। कौन है, जस्टिस संजय मिश्रा वर्तमान में क्या है भाई, ध्यान रखिए, जस्टिस संजय मिश्रा वर्तमान में क्या है, लोकायुक्त हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जस्टिस संजय मिश्रा वर्तमान में क्या है, लोकायुक्त हैं, या न्यायमूर्ति भी कह सकते हो, ये हैं भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार भाई, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है भैया, बहुत ही गजब तरीके से, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा विकल्प होगा जो राज्यपाल के नियुक्ति या उससे जो भी दिया हुआ है यहाँ से उससे संबंधित बात नहीं हो सकती है। क्या नहीं है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कौन सा नहीं है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्या ये सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं आपको बताना है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, क्या ये सही नहीं है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, क्या ये सही नहीं है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, क्या ये सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा वो हटाया जा सकता है, ये क्या है भैया, गलत है, ठीक ना, ये क्या है, गलत है। वो जब भी हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति के तहत ही हटाया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। उसे जब भी हटाया जाएगा तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ भी राज्यपाल के संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें, ये दिया गया है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें, क्या हो, इसमें सही का चुनाव करना है। और ध्यान रखना, यहाँ पे 4 बातें दे रखी हैं, और यहाँ पे विकल्प नंबर 4 ये दे रखे हैं, 1 2 3 4 विकल्प नंबर आपके यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो अच्छे समझिएगा। अगर भाई साहब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर क्लास अच्छी लग रही भाई साहब ना, तो जितने लोग देख रहे हो ना, तो प्लीज़ भाई एक बार लाइक कर दो, ठीक है ना। जो बाद में देख रहे हो ना भाई साहब, आप लोग मुझे पता है देखते हैं सभी हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हो, समझ रहे हैं भैया। ना कहने पे ऐसा ना फ़ायदा उठाया करो। अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक तो कर दिया करो मेरे प्यारे भाई, एक बार लाइक तो कर दिया करो भाई, ठीक ना, एक बार लाइक कर दो,
मेहनत करनी पड़ती भाई, ऐसा नहीं बनता है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये बात भी सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है, क्या ये भी बात सही है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, क्या ये भी बात सही है। इसमें से कितनी बातें सही हैं वो यहाँ पे कूट में दिया गया है। क्या एक और दो क्या ये बात केवल सही है, या फिर आपको ये बताना है, एक, दो और तीन तीनों बातें सही हैं। 1, 2 और 4 ये 3 बात सही है, 2 और 4 ये सही है। कौन सा इसमें से सही हो सकता है, जल्दी से आप लोग देखिएगा। देखिए भैया, राष्ट्रपति के जो योग्यताएं होती हैं उसे केवल इतना दिया है कि वो भारत का नागरिक हो, कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि जन्म से उसे भारत का नागरिक हो। ये बात क्या है, गलत है। उसकी आयु 35 वर्ष हो, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही बात हो जाएगी, ठीक ना, ये सही बात हो जाएगी। विकल्प नंबर दूसरा सही है आपका, ठीक ना। उसके बाद आपसे कहा गया लोकसभा का सदस्य, लोकसभा सदस्य होने की नहीं, ठीक ना, लोकसभा होने के सदस्य की ये योग्यता नहीं होनी चाहिए उसे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ये हो जाएगा, ठीक ना। विधान परिषद सदस्य होने की योग्यता रखता हो या राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 भी सही हो जाएगा। तो ये विकल्प नंबर इसमें सही होगा 4, ठीक है ना, विकल्प नंबर 4 सही होगा। 2 और 4 सही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना, विकल्प नंबर 4 सही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी। में कितनी महिलाएं, 2000। इस बार तो भैया 2017 नहीं, इस बार चल रहा है 23 में चुनाव, 22 में चुनाव हुए हैं, तो ये चल रहा है आपका 18वीं। लेकिन अभी ये प्रश्न पूछा गया 17 वाला, तो इसका आप जवाब दीजिएगा। कितनी विधानसभा में निर्वाचित महिलाएं थी, 42, 58, 49 या 17। कितनी महिलाएं निर्वाचित थी ये आप सभी को बताना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा भाई। तो सही उत्तर मेरे प्यारे भाई इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर ए 42 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा भाई, शानदार तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। इनमें से कौन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं रहे, ये आपको बताना है। गोविंद वल्लभ पंत नहीं रहे हैं, TN सिंह नहीं रहे हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, या फिर राम नरेश यादव नहीं रहे, कौन नहीं रहे, जल्दी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में छाप करके, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना भाई। चलिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन साथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री नहीं रहे। गोविंद वल्लभ पंत भैया पहले मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक ना, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा, पहले मुख्यमंत्री, ठीक ना, पहले मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद भी पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। TN सिंह भी थे और राम नरेश यादव भी थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। TN सिंह जो थे ये 1970 से लेकर के 71 तक थे, 1970 से लेकर के 71 तक थे। और जो आपके राम नरेश थे 77 से लेकर के 79 तक थे, 1977 से लेकर के 1989 तक थे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ये मुख्यमंत्री थे। तो नित्यानंद नहीं थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। अब यहाँ पे थोड़ा सा राजनीतिक से हट करके प्रश्न आए हैं, अब इनके बारे में आप लोग बताइएगा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, राजकीय संग्रहालय मथुरा है, राजकीय संग्रहालय झांसी है, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ है। इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना भाई, ठीक ना, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। तो भैया सभी साथी एक बार खींच करके सेशन को शेयर करेंगे और जल्दी से भाई साहब चीज़ों को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप लोग, ठीक है भाई। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग बताइएगा भाई, जल्दी से खींच करके। क्या कह रहा है, राजकीय संग्रहालय, समझ रहे हैं भाई। चलिए बहुत शानदार भाई, इसमें आपको बताना है कि राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की, सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कौन सा है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा भैया आपका ए नंबर, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ये जो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी लखनऊ में, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिए। बाकी 3 और संग्रहालय हैं, मथुरा है, झांसी और मेरठ में भी है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मेन पॉइंट यही बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में भी पूछा गया है, वीडियो भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भैया कि VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है।
ठीक ना। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है, ये आप सभी साथियों को बताना भाई। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है, ये आप सभी साथियों को बताना है। नोएडा में है, नई दिल्ली में है, या फिर गाजियाबाद में है, या गुरुग्राम में है, कहाँ पर है ये आपको बताना साथी, ठीक ना। जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा ये नोएडा में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है, नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते साथी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे देखो प्रश्न क्या दे रखा है, इसमें तो विकल्प ही कट गए भाई। कह रहा है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विकल्प, ठीक है, मैं यहाँ पे अन्य विकल्प लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बी विकल्प में आपका हो जाएगा 2, सी विकल्प में हो जाएगा 4, ठीक है ना, और डी विकल्प में हो जाएगा साथी 3। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है ना। मैं अलग से लिख दिया हूँ विकल्प, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं ये आपको बताना भाई साहब, ठीक है, जल्दी से आपको बताना है। तो भैया ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 3 है, कौन कौन से, तो भैया एक तो है गोरखपुर में, ठीक है, एक है गोरखपुर में, गोरखपुर राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। दूसरा भैया है मथुरा में, दूसरा है मथुरा में, ठीक है, और तीसरा है साथी कुशीनगर में, ठीक है ना, तीसरा है कुशीनगर में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। तीसरा कुशीनगर में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर राजकीय बौद्ध संग्रहालय, मथुरा राजकीय बौद्ध संग्रहालय और कुशीनगर बौद्ध संग्रहालय। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हों, कंटेंट अच्छा लग रहा है भाई साहब, तो बस कंटेंट के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे लिए नहीं, कंटेंट के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बाकी मुझे तो आप लोग वैसे ही बहुत गाली देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं, मुझे पता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ये सब कहना बहुत बड़ी बात नहीं होती भाई, कहने में बड़ा आसान होता है। जब यहाँ पे खड़े होकर के कोई पढ़ाता है, कैमरे के सामने, बच्चों के सामने जब पढ़ाता है ना भाई, तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानता हूँ मेरे भाई, आप लोग जो इच्छा है वो बोल सकते हो, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो रोकने वाला कोई नहीं है, समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पर है ये आपको बताना है, बाकी सब चीज़ें छोड़ो। तो ध्यान रखिए भाई, मोतीलाल नेहरू जो संग्रहालय है वो भैया प्रयागराज में है, ठीक ना। मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है ये प्रयागराज नहीं है, लखनऊ में भाई, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, 1957 में स्थापना, ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। प्रश्न नंबर 14, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, इस तरीके के प्रश्न भैया भर भर के मिलते हैं। इस बार यूपी पुलिस में भी आए हैं, वीडियो और एग्जाम में भी आए थे, समझ रहे हैं, और आप लोग जो कह रहे हो ना 1262 उसमें भी रहे थे प्रश्न, आप लोग देखिएगा, समझ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से। जब पढ़ोगे अच्छा कंटेंट और लगातार पढ़ोगे तब भैया नंबर आएंगे, कहने से नंबर नहीं आते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कहने से नंबर नहीं आते हैं भाई, कहने से केवल क्या होता है, आप मुंहफट बन सकते हो, बस इतना हो सकता है, कहने से कुछ और नहीं होता भाई, ठीक है। चलिए बताइएगा यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर आगरा में। तो ध्यान रखिए भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, कानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक ना, कानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलहन शोध संस्थान कहाँ है भैया, कानपुर में, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, कानपुर में है दलहन शोध संस्थान। और एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज में भैया हरिश्चंद्र शोध संस्थान है, हरिश्चंद्र शोध संस्थान, ये भैया कहाँ है, प्रयागराज में है, ठीक है ना। हरिश्चंद्र शोध संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज में है। लखनऊ में बात करें भैया तो यहाँ पे आयुर्वेद रिसर्च संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा आप लोग। अरे यार क्या हो गया भाई, एक सेकेंड,
इंस्टीट्यूट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान, ठीक ना। ये भी कहाँ है भैया, आप लोग ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है। ये सब कहाँ है, लखनऊ में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई अच्छे से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बीरबल साहनी पोलियो बॉटनी संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या कानपुर में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो भैया ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है भैया, गौतम बुद्ध नगर में है। विकल्प नंबर इसका आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत शानदार तरीके से। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। अभी आपने पढ़ा है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जल्दी से आप लोग बताइएगा, बहुत शानदार तरीके से भाई, ठीक ना। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग बताइएगा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा भाई, सही उत्तर क्या इसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना भैया, यहाँ पे है जीबी पंत सामाजिक शोध संस्थान, ठीक ना, सामाजिक शोध संस्थान, ठीक है। जीबी पंत सामाजिक शोध संस्थान यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान लिख लो यहाँ पे एक, ठीक है। एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, अरे यार भाई साहब एक सेकेंड, विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, एक सेकेंड, सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है भाई, शोध संस्थान, ये आपका कहाँ है, प्रयागराज में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, अगले प्रश्न में चलते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। आगरा में है, कानपुर में है, फिरोजाबाद में है, या खुर्जा में है, या फिर खुर्जा में है। जल्दी से आप लोग बताएंगे भैया, फिर खुर्जा में है, कहाँ पे है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा खुर्जा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, खुर्जा हो जाएगा। और खुर्जा है कहाँ पे, ध्यान रखिएगा बुलंदशहर में भाई, ठीक ना। कहाँ पे है, बुलंदशहर में, ठीक है भाई, बुलंदशहर में। फिरोजाबाद साथी ध्यान रखना, कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियाँ, ठीक ना, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग एवं रंगाई, ठीक ना, एवं रंगाई के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, रंगाई के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और आगरा भी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो चमड़ा की नगरी माना जाता है उसे कानपुर को ही माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से। भारतीय वनस्पत शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय वनस्पत शोध संस्थान कहाँ स्थित है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। कानपुर में है, धामनगर में है, रामपुर में है, या लखनऊ में है। भारतीय वनस्पत शोध संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना भाई, ठीक ना। बहुत शानदार साथी, बहुत शानदार। तो इसका सही उत्तर भैया क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अभी मैंने लखनऊ के बारे में बताया था, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने लखनऊ के बारे में बताया, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च संस्थान है, आयुर्वेद रिसर्च संस्थान है, बीरबल साहनी यूनिवर्सिटी एवं पोलियो बॉटनी यहाँ पर है। इसका पूरा नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है। तो वो भी कहाँ पर है भैया, लखनऊ में, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ऑफ पोलियो बॉटनी,
ऑफ पॉलियो बॉटनी, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में, ध्यान रखिएगा भाई। आगे बढ़ते साथी, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अनुसंधान संस्थान से इसलिए मैंने प्रश्न अधिक लिए हैं कि भाई साहब इन चीज़ों को समझना है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा भाई साहब। देखिए थोड़ा सा जोश में रहिए, शानदार तरीके से आप लोग इसको कवर करते रहिएगा और चीज़ों को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है, बहुत शानदार। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं ना कि यार ये सब जो PDF होती हैं, इसका कंटेंट होता है, खुद ही मुझे बनाना पड़ता है, अकेले ही सब कुछ करते हैं मेरे दोस्त। तो यार इसलिए थोड़ा सा थकान से लग जाती है, और ऑफलाइन भी क्लास रहती हैं, ऑनलाइन भी इसमें आपको देखना रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्त। तो ये चीज़ों को समझिएगा आप लोग, ठीक है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छे से हम लोग चीज़ों को आगे कवर करेंगे भाई, ठीक है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बरेली, मथुरा, करनाल या फिर पटना में है। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर भैया, तो ध्यान रखिएगा भाई बरेली में है, बरेली के इज्जत नगर में, इज्जत नगर में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बरेली के इज्जत नगर में है पशु चिकित्सक संस्थान, ठीक है ना। और यहीं पर है पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है, यहीं पर क्या है भाई, पक्षी अनुसंधान संस्थान है, पक्षी अनुसंधान संस्थान, पक्षी अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है, ठीक है ना। अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है, पक्षी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में, ठीक है भाई। इज्जत नगर बरेली में पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए मथुरा में भैया ध्यान रखिएगा बकरी अनुसंधान संस्थान है, मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान है, अब बकरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, बकरी अनुसंधान संस्थान है, ये आप लोग ध्यान रखें कहाँ पर, मथुरा में भाई, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन, देखो चीज़ों को मैंने जो सेट किया ना बहुत ही गजब तरीके से, कि मतलब एक साथ में आप कई चीज़ों को सीख सके और अच्छे से आप लोग चीज़ों को कवर कर सकें भाई, ठीक है ना। चलिए देखिएगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बेहतरीन तरीके से आप लोग देखिएगा भाई क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइए भाई। देखो यहाँ पे कहा गया है, इधर सूची 1 दे रखी, इधर सूची 2, ठीक है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के कुछ नाम दे रखे हैं और इधर उसके क्षेत्र का नाम दे रखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर है, भरतखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना भाई। तो भैया देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर हम लोग राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, इसका पहला तो हो जाएगा, ठीक है ना, 4 का 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 का 1, क्योंकि भैया आपको मैं बताऊं, ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये हमारे रायबरेली में पड़ता है, ठीक है ना, ये हमारे रायबरेली में पड़ता है, इसलिए हमको पता है कि भाई ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा निराला आर्ट ऑफ गैलरी, निराला आर्ट ऑफ गैलरी भैया ये है लखनऊ में, निराला आर्ट ऑफ गैलरी लखनऊ में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा चौथे का पहला किस में दे रखा है, चौथे का पहला केवल 1 में दे रखा है, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 1 में हो जाएगा 4, हैंडलूम वाला किस में हो जाएगा, ये वाराणसी में है, हैंडलूम वाला कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा। और 3 का हो जाएगा भैया, एक सेकेंड, सी का हो जाएगा 2, ठीक है भाई, 1 सेकेंड मेरे प्यारे भाई, सी का हो जाएगा 2, ये वाला गलत है भाई, ठीक है ना, ये वाला क्या है, गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ इसमें क्या हो गया, चलिए फिर से हम इसको रेज को लगा दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाला थोड़ा गलत हो जाएगा भाई, ये सही ये बनेगा जा करके कि ये वाला बनेगा चौथे में, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये वाराणसी में है। फिर उसके बाद निराला आर्ट ऑफ गैलरी ये आपका बनेगा जाके आपका है प्रयागराज में। भरतखंडे संगीत ये आपका लखनऊ में है, ठीक है ना, ये बनेगा विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं भैया खींच करके। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद, अब यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो गए हैं, अब क्षेत्रफल वगैरह की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। हो सकता है यहाँ से कुछ जनसंख्या वाले जनगणना वाले प्रश्न मिल जाएं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो ध्यान रखिए भैया सबसे अधिक जनपद कौन सा हो जाएगा, तो भैया ध्यान रखिएगा पहला उत्तर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, ठीक ना, लखीमपुर खीरी पहले स्थान पर है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। लखीमपुर खीरी किस स्थान पर, पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर अगर हम लोग बात करें, दूसरे स्थान पर है आपका सोनभद्र। और तीसरे स्थान की बात करें तो भैया हरदोई है। और चौथे स्थान की बात करें तो सीतापुर है। देखो क्रम में रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी क्रम में है, ठीक ना, ये इसी क्रम में है, पहला यही क्रम है, ये क्रम ध्यान रखिएगा इनका, ये क्या है क्रम में है,
ठीक ना। पहले स्थान पर लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र है, तीसरे पे हरदोई है, चौथे पे सीतापुर है। और अगर हम पाँचवें की बात करें भैया तो पाँचवें पे है बाराबंकी। पाँचवें की अगर हम लोग बात करें साथी तो पाँचवें पे है आपका बाराबंकी, ठीक ना, बाराबंकी है, आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी उम्मीद करता हूँ, बहुत शानदार तरीके से भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी रही है। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है कितनी रही, पुरुष साक्षरता दर कितनी रही है आपको बताना है। पुरुष साक्षरता दर कितनी रही है ये आपको बताना है बहुत ही शानदार तरीके से। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक ना, ये विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए महिला साक्षरता कितनी रही है, ठीक ना, महिला साक्षरता कितनी रही है ये जल्दी से आप लोग बता दीजिए। महिला साक्षरता, साथ ही साथ कुल औसत साक्षरता, कुल औसत साक्षरता, ठीक ना, औसत साक्षरता क्या रही है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो। बस एक बार मैं कैमरा देख लूँ चलना नहीं चला, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक ना। तो ध्यान रखिए कि महिला साक्षरता जो रहा है वो महिला 57.7% रहा है, ठीक है ना भाई, 57.7% रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुल साक्षरता की अगर हम लोग बात करें भाई तो 67.7 रहा है, यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक ना, यहाँ पे 2 रहा है कुछ ऐसे करके, 57.2 है कुछ ऐसे करके है, 57.2% है, और ये है 67.7% है, ठीक है ना भाई, 67.7% कुल साक्षरता, औसत साक्षरता रही है उत्तर प्रदेश की, ठीक है भाई। चलिए आगे की बात करते हैं भैया। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे शानदार तरीके से, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या रहा है ये आपको बताना भाई। तो ध्यान रखिएगा शिशु लिंगानुपात रहा है भाई 902, ठीक ना, 902 रहा है शिशु लिंगानुपात, मतलब 1000 शिशुओं में, 1000 शिशुओं का मतलब है 1000 बच्चियों में 902 बच्चे रहे हैं, ये 2011 के अनुसार लिंगानुपात रहा है भाई, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें औसत लिंगानुपात क्या रहा है, औसत लिंगानुपात प्रदेश का ध्यान रखिएगा, प्रदेश का औसत लिंगानुपात क्या रहा है, और प्रदेश का औसत लिंगानुपात क्या रहा भाई ये बताइएगा आप लोग, औसत लिंगानुपात क्या रहा है। प्रदेश का औसत लिंगानुपात की बात करें भैया तो प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात कितना रहा, 912 रहा है, कितना रहा है, 912 रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, सर्वाधिक रूप से घटा है, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो नीचे विकल्प दिए इनको विकल्प ध्यान देंगे। 1961 से लेकर के 71 की जनगणना के बीच में इन 10 सालों में सर्वाधिक विभेद घटा है, महिला और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है इसको कम किया गया है, ये कम रहा है, ये 1971 से 81 के बीच में कम रहा है, ये 1981 से 91 के बीच में कम रहा है, ये 1991 से 2001 के बीच में कम रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1991 से लेकर के 2001 के बीच में सबसे कम महिलाओं का विभेद किया गया, मतलब सबसे कम महिलाओं का विभेद किया गया है, उसके बाद विभेदन फिर बढ़ गया है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िएगा भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम है, मतलब किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि रही है ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना, किस दशकी समय में सबसे अधिक वृद्धि रही है जनसंख्या की, आपको बताना है 1961 से 71 के बीच में, 71 से 81 के बीच में, 81 से 91 के बीच में, या 1991 से 2001 के बीच में सबसे अधिक वृद्धि दर किसमें रही है ये आपको बताना भाई, सबसे अधिक वृद्धि दर किसमें रही है। इसका भी सही उत्तर विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, 1991 से लेकर के 2001 के बीच में सबसे अधिक वृद्धि दर रही है भाई, ठीक है ना। चलिए किसकी, जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। आगे बढ़ते हैं भैया, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा रहा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा रहा है ये जल्दी से आप लोग बताइए भाई, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा रहा है, ठीक है भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए भाई साहब, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनघनत्व वाला जिला कौन सा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, गाजियाबाद। गाजियाबाद में भैया ध्यान रखिएगा 1971, ठीक ना, वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति, ठीक ना, प्रति व्यक्ति, वर्ग किमी होता है, ठीक है ना, वर्ग मीटर नहीं, वर्ग किमी, वर्ग
किमी प्रति व्यक्ति, ठीक ना, प्रति व्यक्ति होता है। और न्यूनतम किस में रहा भाई, न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम घनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन रहा भाई, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा रहा है, जल्दी बताओ भाई आप लोग फटाफट, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा रहा भाई, तो भैया ध्यान रखिएगा ललितपुर रहा है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा रहा है, तो भैया ध्यान रखिएगा ललितपुर रहा है, ललितपुर, ठीक है भाई, कौन रहा है, तो ललितपुर रहा है, ठीक ना। और ललितपुर ध्यान रखना यूरेनियम भंडार के लिए भी जाना जाता है, यूरेनियम भंडार, ठीक ना। यूरेनियम के भंडार भी कहाँ पाए गए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कहाँ पाए गए हैं, ललितपुर में पाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना रहा है। महिला पुरुष का अनुपात अर्थात वही है कि उनका आपको बताना है कि इनके बीच में जो लिंगानुपात है वो कितना रहा है, लिंगानुपात कितना रहा है। अभी आपने बताया पीछे 912 पर 1000 महिलाएं, सॉरी 912 महिलाओं पे 1000 पुरुष, ये महिला और पुरुष का लिंगानुपात, महिला 912 और 1000 पुरुष, ये औसत लिंगानुपात रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे की हम लोग बात करें भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 28, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा रहा है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा रहा है उत्तर प्रदेश का, ये आपको बताना भाई साहब, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताना भाई। सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन रहा है, ध्यान रखिएगा भाई, गाजियाबाद रहा है। कौन रहा है, गाजियाबाद। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम नगरीय, सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला, तो ध्यान रखिए भैया, सबसे कम नगरीय वाला आबादी वाला जिला कौन रहा है, तो श्रावस्ती रहा है, ठीक है ना। कौन रहा भैया, तो ध्यान रखिएगा श्रावस्ती रहा है। अरे भाई एक सेकेंड, श्रावस्ती, ठीक है भैया, कौन रहा है, श्रावस्ती रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो बहुत शानदार तरीके से अगले प्रश्न में कुछ चीज़ें आपको समझाई गई हैं और कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। क्या समझ में आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है भैया, कह रहा है यहाँ पे आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का आरोही क्रम, 4 जिलों का अवरोही क्रम बताना है आपको, 4 जिलों का अवरोही क्रम बताना है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते, सबसे अधिक से लेकर के सबसे कम की ओर। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा रहा उत्तर प्रदेश का, ये बताना है। तो ध्यान रखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर रहा, फिर कानपुर रहा, फिर औरैया रहा, फिर उसके बाद कौन रहा भैया, इटावा रहा, फिर उसके बाद कौन रहा है, तो इटावा रहा, फिर उसके बाद नंबर 2 पर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, फिर उसके बाद कौन रहा है, इटावा रहा है, ठीक है ना। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो भैया 80.9% रहा है, और यहाँ पे ध्यान करें भैया तो 79.6% रहा है, ठीक है ना। कानपुर का ये औसत परसेंटेज रहा है किस चीज़ का, सर्वाधिक साक्षरता में, ठीक है। चलिए आगे की बात करें भैया, न्यूनतम साक्षरता में भैया श्रावस्ती है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता में कौन है, श्रावस्ती है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता में कौन है, श्रावस्ती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं। न्यूनतम साक्षरता में श्रावस्ती है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ठीक है ना। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो ध्यान रखिएगा भैया श्रावस्ती है, ठीक है ना। श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता में है, यहाँ पे 46.7% कुछ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 46.7% कुछ यहाँ पर क्या है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा भैया, 2001 से 11 की अवधि में, 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में कितनी रही, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप लोग, 1 सेकंड का समय दीजिए भाई। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन।
चलो भाई, बहुत शानदार प्यारे भाई, ठीक है। चलो देखो, बहुत शानदार भाई। आगे बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका। 2001 से 11 की अवधि के बीच प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, ये आपको बताना भैया। 20.46 रही है, 17.96 रही है, 20.19 रही है, 22.19 रही है, या फिर 20.22 रही है, ये आपको बताना है भाई साहब शानदार तरीके से। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी भैया, 20.22% रही है वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर रही, ठीक ना भाई, ये ध्यान रखना है। इस बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है, लेकिन अभी आएगा रिजल्ट तो भैया इसमें और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ये उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों की व्यवस्थित कर सही कूट चुने। देखो मेरी बात ध्यान समझो आप लोग। अगर क्लास अच्छी लग रही भाई, समझ में आ रही चीज़ें, तो भाई एक बार लाइक तो बनता है, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर करना बनता है कि क्लास यहाँ पर रेगुलर क्लास होती है हिंदी और GK GS की, समझ रहे हैं, हिंदी और GK GS की रेगुलर क्लास होती है। अभी कल मैंने आपको अभी आप लोगों ने पढ़ा है वाक्य, उपबंध और उपवाक्य, ठीक है। अभी और अच्छे से क्लास लेने वाले हैं इन चीज़ों पे, आप लोग बस साथ और सपोर्ट बनाए रखिएगा। 2011 के अनुसार भैया क्लास वाली चीज़ें भी देखा करो आप लोग। मैं देखता हूँ कि जैसे जो चीज़ें डाली जाती हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, इन चीज़ों पे ज़्यादा लोग भागते हैं। अरे साथ साथ में पढ़ाई वाली भी चीज़ें देखो, भले ही स्पीड में देखो, लेकिन आप देखो जरूर उनको, ठीक ना। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। इसलिए मैं वन लाइनर लिख के लाता हूँ मैटर को, कि एक बार लिखा रहे, बस आपको पढ़ना है, उसका जवाब देना है। तो समझ रहे हैं, नोट करने वाली चीज़ें बहुत कम रहती हैं। तो इसका सही 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में जिलों की व्यवस्थित करें। जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में जनसंख्या में। इसमें सबसे अधिक किसमें है, फिर किसमें है, फिर उसके बाद किसमें है, फिर उसके बाद किसमें है, इस अनुसार आपको बताना है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज, फिर गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, क्या ये सही है? ये जिस तरीके से आपका इसमें दिया है उस तरीके से आपको बताना है। देखिए भाई, सबसे अधिक है प्रयागराज में, सबसे अधिक कहाँ पर है, प्रयागराज में। जनसंख्या के मामले में प्रयागराज पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर बच्चे हैं मुरादाबाद, दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद, ठीक ना, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है। और तीसरे नंबर की अगर हम लोग साथ ही बात करें, नहीं एक सेकंड कह रहे भाई, एक सेकंड, इसका प्रयागराज पहले स्थान पे हो जाएगा भाई, प्रयागराज पहले स्थान पे हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे भैया हो जाएगा आपका, सही तो जा रहा था भाई दोस्त, सही जा रहा था आपका, कोई दिक्कत नहीं, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक ना। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद हो जाएगा, मुरादाबाद के बाद हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक ना, गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद यो है जिला गाजियाबाद। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा लखनऊ, फिर उसके बाद साथ ही क्या आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा। ये आपका ऐसे क्रम रहेगा। विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है प्रयागराज, दूसरे मुरादाबाद, गाजियाबाद, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको, लखनऊ मिलेगा, ठीक ना। गाजियाबाद में भैया एक मात्रा यहाँ पे और है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, नहीं आप लोग मात्रा और स्पेलिंग पर बहुत कमेंट करते हैं, इनको बड़ा गौर से पकड़ते हैं आप लोग, ठीक ना। और क्या मैटर लिखाया गया, क्या पढ़ाया गया, उससे मतलब नहीं, लेकिन स्पेलिंग अगर गलत हो गई, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं, ये सब चीज़ें बहुत पकड़ी जाती हैं, समझ रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रगति प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है, कार्यशील लोग कितने हैं इसका प्रतिशत कितना है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की 100% जनसंख्या में कितने लोग कार्यशील हैं, इसका प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना भाई, ठीक ना, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई साहब, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान रखिए, 32.9% हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32.9% लोग क्या है, कार्यशील हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया, प्रश्न नंबर 34। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी चीज़ें, जनगणना की बातें हम लोग लगभग कवर किए हैं, और भी जो चीज़ें होंगी अगली मैराथन में और अगली क्लास में कवर हो जाएंगी, आप लोग परेशान ना रहें। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, ये आपको बताना है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, क्या ये सही नहीं है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित, क्या ये सही नहीं है। जाकिर हुसैन हारमोनिया से संबंधित, क्या ये सही नहीं है। अमजद अली खान सरोद इससे संबंधित नहीं है, क्या ये सही नहीं है। इनमें से कौन सा सुलेमित नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी भैया, जाकिर हुसैन संबंधित हारमोनिया से नहीं है। अगर जाकिर हुसैन की बात करें भैया, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, किससे संबंधित, तबला से संबंधित हैं, तबला से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ये किससे संबंधित है, तबला से संबंधित हैं। ये अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बातें बाकी सब सही है, इनको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है।
संगीत महाविद्यालय कौन सा, ये आपको बताना है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो, जल्दी से आप लोग बता सकते हो। और अच्छे चीज़ों को शेयर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा भाई, शानदार तरीके से अपने दोस्तों और यारों में से शेयर करते रहिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। तो भैया बताइएगा संगीत शिक्षा हेतु पहला संस्थान कौन सा स्थापित किया गया था, ये आपको बताना भाई, ठीक है ना। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन भैया। तो इसका ध्यान रखिएगा, भार-खंडे हिंदुस्तान संगीत, भार-खंडे हिंदुस्तान संगीत, ये सही इसका उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, ठीक ना। विकल्प नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना भैया 1926 में की गई है, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1926 में इसकी क्या की गई है, स्थापना। भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है, या फिर ये कहाँ है भैया, तो ये ध्यान रखना लखनऊ में है, ठीक ना। और इसकी स्थापना 1975 में की गई, ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब की गई है, 1975 में इसकी स्थापना की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ललित कला अकादमी, ये भी आपका कहाँ है, लखनऊ में है, ये भी कहाँ है भैया, लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1926 में की गई है। उसके बाद संगीत नाट्य अकादमी, ये भी कहाँ है भाई, लखनऊ में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी कहाँ है साथी, ये भी आपका लखनऊ में है। संगीत नाट्य अकादमी ये भी कहाँ है, लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 1963 में की गई है। इसकी स्थापना कब की गई है, 1963 में की गई है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय कौन सा है, भार-खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ये भी कहाँ है साथी, लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, लखनऊ में, ठीक है ना, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में भैया यहाँ पे अच्छे से बताना है आपको, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ठीक है ना। अब आपको बताना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, ये आपको बताना भाई साहब, ठीक ना। दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो भैया, ठीक ना। इन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा इसका कौशाम्बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, कौशाम्बी हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए भैया क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का, अरे भाई साहब एक सेकेंड, कह रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये आप सभी को बताना है। इसकी भैया पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जीके बाई अजय सर करके, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसकी टेलीग्राम, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। और पिछले क्लासों की भी पीडीएफ पढ़ी है, आप लोग उनको पढ़िएगा बहुत, उसमें ऑफलाइन की भी कुछ पीडीएफ पढ़ी है। सबसे बेहतरीन बात है भैया कि ऑफलाइन में जो मैटर पढ़ाया गया है ना, उसकी भी कुछ पीडीएफ पढ़ी है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैटर वहाँ पढ़ाया गया है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जल्दी बताइए भाई, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, जल्दी से आप लोग बताइएगा भाई, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा भैया ध्यान रखिए सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है। किसका है भैया, सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कर्मा जो है ये सोनभद्र क्षेत्र का क्या है, लोक नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सैला और चालार यहाँ का भी है, सैला, ठीक है भाई, सैला और चौलार, ठीक है ना, ये भी लोक नृत्य यहीं पर हैं, सोनभद्र के हैं। सैला और चौलार यहाँ का क्या है, लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे मथुरा की हम लोग बात करें भाई, तो मथुरा में झूला नृत्य है, मथुरा में झूला नृत्य है, ठीक है, रास नृत्य है, ठीक है, बहुत सारे नृत्य हैं। अभी आगे हम लोग मयूर नृत्य है, ठीक है, मयूर नृत्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे की बात करें भैया, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, कि है ऐसे कुछ कहा नहीं है, ये बात कह रहा, ठीक है ना। कौन सुलेमित नहीं है, ये आपको एक सेकेंड, ठीक है भाई, कौन सुलेमित नहीं है ये आपको बताना भैया। उत्तर निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। आल्हा की बात कर रहा भैया। आल्हा क्या ये महोबा से संबंधित नहीं है। बिरहा क्या ये कन्नौज से संबंधित नहीं है। रसिया क्या बरसाना से संबंधित नहीं है। कजरी क्या मिर्ज़ापुर से संबंधित नहीं, ये आपको बताना भैया, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है मेरे प्यारे भाई, तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई।
तो भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बिरहा आपका कन्नौज से संबंधित नहीं है, ठीक ना। बिरहा ध्यान रखिएगा, जो बिरहा दे रखा है ना, बिरहा भैया पूर्वांचल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, पूर्वांचल। खासकर बिरहा बिहार से संबंधित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में ये होता है भाई, ठीक ना। ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है बिरहा, तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान रखिएगा। रसिया कहाँ गाया जाता है, तो बरसाना में। कजरी कहाँ गाया जाता है, मिर्जापुर में। आल्हा कहाँ गाया जाता है, तो महोबा के क्षेत्र में गाया जाता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 देखते हैं भैया क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, जल्दी से आप लोग बताइए भैया, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से इसका सही उत्तर देंगे आप लोग, क्या हो जाएगा भाई, ठीक ना। बहुत शानदार साथी, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ये जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई, ठीक है ना। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है भैया, ध्यान रखिए, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ठीक ना, ग्वालियर में। अच्छा, गाजीपुर में हम पूछे किसका मकबरा है, गाजीपुर में मकबरा किसका भैया, ध्यान रखिएगा, गाजीपुर में मकबरा किसका है, ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा भाई, गाजीपुर में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, शानदार तरीके से अगला प्रश्न देखिएगा भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई बहन, शानदार तरीके से कह रहा है कि ठुमरी गायिका, प्रभु, अगला कह रहा है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है, आगरा घराने से है, बनारस घराने से है, किराना घराने से है, या लखनऊ घराने से है। कहाँ से है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इनका संबंध किस घराने से है, ये आप लोग बताइए भाई साहब, शानदार तरीके से, ठीक ना। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आप लोग चीज़ों को शेयर करिएगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी। हाँ, तो जल्दी से आप लोग बताइए भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग बताइए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बनारस घराना, ठीक है भाई। किस घराने से संबंधित है ये, ठुमरी गायिका गिरजा देवी बनारस घराना से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग किराना घराना से बात करें भाई यहाँ पे, तो किराना घराना से हमें दो नाम ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खां है, अलाउद्दीन खां है, और पंडित रविशंकर, ये दो जो गायक हैं, सॉरी, ये जो दो वादक हैं, इन दोनों का संबंध किससे है, तो किराना घराना से है। इन दोनों का संबंध किससे है भाई, एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, ये दोनों का संबंध नहीं है किराना घराना से, इन दोनों का संबंध आपका लखनऊ घराने से है, ठीक है। नहीं यार सॉरी, सही है, इसका उत्तर सही है। इन दोनों का संबंध बनारस घराना से था, ठीक ना। अलाउद्दीन खां और पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे भैया, तो ये ध्यान रखिएगा बनारस घराना से है, ठीक है ना। बनारस घराना से इन दोनों का संबंध है, ध्यान रखिएगा। अगर किराना घराना की बात करें भैया, तो किराना घराना में है भीमसेन जोशी का संबंध है, और ध्यान रखना यहाँ पे प्रभा अन्य, इनका भी क्या है भैया संबंध किससे, किराना घराना से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, यहाँ पे क्या कह रहा है, शानदार तरीके से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे शानदार तरीके से देखिएगा क्या कह रहा है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि हरिश्चंद्र जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है, एक बार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आप लोग सेशन को खींच दीजिएगा भाई, ठीक है। और शानदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है भाई तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आप लोग भाई साहब इसका जवाब दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वृंदावन में, ठीक है ना। कहाँ मनाई जाती है भैया, वृंदावन में प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। ध्यान रखिए वृंदावन में कौन है, हरि हैं, तो यहाँ पे क्या मनाया जाता है, हरिदास जयंती मनाई जाती है। आगे चलते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 41 दिख रहा होगा आप सभी को, सूची
और सूची 2 को मिलान करना है आपको। यहाँ पे क्या दे रखा है, सूची 1 में मेले दे रखे हैं, इनका आयोजन स्थल दे रखा है। इन मेलों का आयोजन स्थल कहाँ पे है आपको बताना है। दे रखा भैया बटेश्वर मेला क्या बाराबंकी में लगता है, देवा मेला मेरठ में। अच्छा, इनको आपको ऐसे बताना है, ठीक है ना। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, देवा मेला, हरिदास जयंती और नौचंदी। अभी अभी आपने पढ़ा हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन में। तो इसको भैया ऐसे टिक कर दो, ठीक है ना। 3 का हो गया 4, 3 में 4, सी में 4 किस में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब पहला विकल्प कट हो गया और तीसरा विकल्प कट हो गया, बचे कौन, बी और डी, ठीक है। नौचंदी आप सभी को पता है मेरठ में, ये पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा भी गया है, कई जगह पूछा गया है। तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2 किस में दे रखा है, विकल्प नंबर 4 में दे रखा है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देवा शरीफ की बात करें तो बाराबंकी में लगता है, बटेश्वर मेला की बात करें तो आगरा में लगता है। आगरा में एक और मेला लगता है भैया, कैलाश मेला लगता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगरा में कैलाश मेला लगता है, बटेश्वर मेला यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए लिए अपने लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। सबसे अधिक मेला मथुरा में लगते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश जीके के बारे में शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको खींच करके मैं प्रश्न और उत्तर करा दूँ, ठीक ना, रैपिड टेस्ट करा दूँ अच्छे से भाई, ठीक ना। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है ये आपको बताना। मैंने कोशिश किया है कि हर चैप्टर से मैटर को कवर किया जाए, ठीक ना। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, अवध से या पूर्वांचल से। तो आप सभी को पता होगा चरकुला कहाँ से संबंधित है, तो ब्रजभूमि से संबंधित है। चरकुला कहाँ संबंधित है, ब्रजभूमि से संबंधित है। ब्रजभूमि से संबंधित अन्य कौन कौन से हैं ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका झूमर, यहाँ पे साथी आपको झूला नृत्य है, ठीक ना, झूला नृत्य यहाँ पे ध्यान रखिएगा, झूला नृत्य है। मयूर नृत्य यहाँ पे है भैया, मयूर नृत्य हो गया। और साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई रास नृत्य हो गया, या कह सकते हो रास नृत्य हो गया, रास नृत्य हो गया, ठीक है ना। चरकुला नृत्य हो गया। ये सब आपके लठमार होली भी यहाँ पे मनाई जाती है, लठमार होली, ठीक है ना, लठमार होली। ये भी नृत्य कहाँ होता है, लठमार होली नृत्य भी यहीं पर होता है, कहाँ पे, ब्रजभूमि में होता है, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। अगर हम लोग बात करें साथी यहाँ पे क्या कहते हैं आपके अवध क्षेत्र की, ठीक ना, अवध क्षेत्र की अगर मेरे प्यारे भाई हम लोग बात करें, अवध क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो कि अवध क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं, ठीक है ना भाई। अवध क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं भैया, तो ध्यान रखिएगा जुगनी और डेढ़िया नृत्य मनाया जाता है, जुगनी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जुगनी नृत्य मनाया जाता है, जुगनी और डोढिया नृत्य मनाया जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा डोढिया नृत्य कहते हैं इसे, डोढिया नृत्य, ठीक ना, डोढिया नृत्य। ये कहाँ होते हैं भाई, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में होते हैं, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होते हैं। जुगनी नृत्य बहुत ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा। नटवरी नृत्य कहाँ होता है, तो पूर्वांचल में होता है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य कहाँ होता है, नटवारी नृत्य कहाँ होता है भैया, नटवरी नृत्य है, सॉरी नटवरी, नटवरी नृत्य कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है पूर्वांचल के क्षेत्र में। धोबिया नृत्य कहाँ होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ होता है भैया, धोबिया नृत्य, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पूर्वांचल में होता है, ठीक ना। नटवरी, धोबिया, ये नृत्य पूर्वांचल में होते हैं। कट घोड़वा नृत्य होता है, कट घोड़वा नृत्य, ठीक है भाई, कट घोड़वा नृत्य, कट घोड़वा नृत्य, ये भी आपका कहाँ होता है, पूर्वांचल के क्षेत्र में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, ठीक है। आगे बच्चे हम लोग बात करें यहाँ पे राई डंडा नृत्य हो गया, राई डंडा नृत्य हो गया, इसी नहीं पाई डंडा नृत्य इसे कहते हैं, पाई डंडा नृत्य कहते हैं, ठीक ना, पाई डंडा नृत्य कहते हैं। राई नृत्य हो गया, ये आपका बुंदेलखंड में होते हैं, राई नृत्य हो गया, ठीक है। और उसके बाद पाई डंडा नृत्य हो गया, ये आपके कहाँ माने जाते हैं, ख्याल नृत्य हो गया, ख्याल नृत्य हो गया, ख्याल नृत्य हो गया, ये आपके होते हैं भैया कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से समझिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर से आपको सुलेमित करने वाला मिला है। इस तरीके से चीज़ें आप देखेंगे तो भैया अच्छे से आप लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश जीके में अगर आप लोग पढ़ेंगे, खासकर यूपी SSC के लिए, तो भाई साहब इस तरीके के प्रश्न मिलने स्वाभाविक हैं, इस तरीके के प्रश्न मिलने स्वाभाविक हैं। इसीलिए सब कहते हैं भाई साहब ना कि सर कठिन होता है, इसीलिए सब लोग कह रहे हैं ना सर इतने नंबर आने कठिन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रयास करो, प्रयास करने में कुछ नहीं जा रहा है, टारगेट का अचीव करने में कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है ना। आप सपने देखो ना, सपने देखने के लिए कौन रोक रखा है, आप सपने देखिए ना 80 नंबर का, किसने रोक रखा है, लेकिन आप सपने ही नहीं देखना चाह रहे हो 80 नंबर का, आप उतने में टिके पड़े हो जितने नंबर भी नहीं आ रहे हैं आपके, समझ रहे हैं। सूची 1, बस आप एक ही रट बांधे बैठे हो, अरे सर पेपर पिछली बार का आपने देखा है, पिछली बार का आपने देखा है, पिछली बार अगर पेपर आ गया तो, अरे पिछली बार का जैसे आएगा तो आएगा भाई साहब, क्या उसी को बांध करके हम लोग बैठे, क्या उसी को हम लोग बांध करके बैठे क्या,
उससे तो काम चलने वाला है नहीं, तो आपको थोड़ा आगे का सोच के चलना है ना मेरे प्यारे भाई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। गोविंद साहब, ये क्या है आपका, गोविंद साहब कैलाश, अच्छा ये भी मेला है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, कैलाश मेला कहाँ लगता है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा भाई। अगर आप लोग देखें तो कैलाश मेला लगता है आपका आगरा में, अभी मैंने आपको बताया है। देख लीजिए 2 का 4 किस में मिल रहा है, 2 का 4 किस में मिल रहा है भैया, 2 का 4 एक विकल्प मिल रहा है, विकल्प नंबर बी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। फिर आप लोग देखेंगे 1 का 3 गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में लगता है, ठीक ना, अम्बेडकर नगर में लगता है। और फिर 3 का 1 सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। और 4 का 4 भैया किस में लगता है, 1 सेकंड, 4 का 4 नहीं होता है, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में, सा से शाकुंभरी देवी, सा से सहारनपुर का मेला यहीं पर लगता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। प्रश्न नंबर 44 पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्या कह रहा है भैया, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हर्षवर्धन, देखो अब यहाँ से प्रश्न फिर थोड़ा चेंज हो गए, ठीक ना, हर तरीके के प्रश्न मिलेंगे आपको, 4-4, 5-5 प्रश्न जिनसे चीज़ें कवर हो सके ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे प्रश्न रखने का मैंने प्रयास किया, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भैया, यहाँ पे क्या कह रहा है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए थे, वो कहाँ किए थे, कन्नौज और प्रयागराज में, प्रयाग थानेश्वर वल्लभी में, या वल्लभी प्रयागराज में, कहाँ पर आयोजित किए थे, 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए थे हर्षवर्धन ने, कहाँ आयोजित किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, वल्लभी और प्रयागराज में आयोजित किया था। हर्षवर्धन जो थे ये वर्धन वंश से संबंधित थे भाई, वर्धन वंश से संबंधित थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इन्हीं के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ध्यान रखना, कौन आया था, चीनी यात्री, एक था चीनी यात्री जिसका नाम था चीनी यात्री आया, ठीक ना, और जिसका नाम क्या था साथी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका नाम क्या था, ह्वेनसांग था, ठीक है भाई, ह्वेनसांग था इसका नाम, ह्वेनसांग, ठीक ना। ह्वेनसांग इसके चीनी यात्री था, ये आया था किसके समय में, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हर्षवर्धन इसे प्रयाग में जो धार्मिक ये सम्मेलन किया था ना, इसमें इसको क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्ष बनाया था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत शानदार। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, एक चीज़ कई बार पूछा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी, ठीक ना, इनकी राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज थी, ये ध्यान रखिएगा भाई। और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से, ठीक ना। नैमिषारण्यम एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है नैमिषारण्यम। नैमिषारण्यम तीर्थ किस जनपद में स्थित है, नैमिषारण्यम तीर्थ स्थल किस जनपद में स्थित है, उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में, या जबलपुर में, ठीक है ना भाई, कहाँ स्थित है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर छाप सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया सीतापुर में, ठीक ना, सीतापुर में। इसे भैया कहते हैं 88,000 ऋषियों की भूमि, ठीक ना, इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तपोभूमि कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कहा जाता है कि 88,000 लगभग ये ऋषियों ने क्या किया था, तप किया था, तपस्या की थी, इसलिए इसको नैमिषारण्यम तीर्थ स्थल कहते हैं, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, सीतापुर में है। कभी आप लोग नौकरी वगैरह पाइएगा भाई साहब, घूमने जाइएगा, ये उत्तर प्रदेश के जो भी लोग अगर सीतापुर से हैं तो वो लोग जानते हैं कितना गजब का यहाँ पे स्थल है भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। अगला प्रश्न भैया क्या कह रहा है कि महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, परिनिर्वाण नहीं, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, श्रावस्ती, कहाँ पर है ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। तो भैया महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, कुशीनगर में, कुशीनगर में ही महानिर्वाण की प्राप्ति की थी गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है ना। तो यहीं पर इनका क्या हो गया, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया भाई, ठीक है ना। चलिए श्रावस्ती, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया किसने, बुद्ध जी ने, ठीक ना, बुद्ध ने, ठीक ना, बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। अगर क्लास अच्छी लग रही है भैया तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना, सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग अच्छे से। कह रहा है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। अंत तक बने रहिएगा, अंत तक बहुत अच्छे प्रश्न है, इतना ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। जल्दबाजी नहीं कि 2 ही 3 क्वेश्चन 4 बच्चे हैं, 50 क्वेश्चन का सीरीज है, अब ऐसा नहीं कि भागना नहीं भाई, पूरा अच्छे से कवर करके जाना।
किसे नगर महोदय श्री के नाम से जानते हैं? महोबा, कंपिल, कन्नौज या मथुरा को? तो भैया ध्यान रखिए कन्नौज को जानते हैं। कन्नौज को नगर महोदय के नाम से भी जानते हैं, नगर महोदय श्री के नाम से भी हम लोग जानते थे। इसका पुराना नाम नगर महोदय था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बखीरा। देखो अब यहाँ से कुछ और प्रश्न मिलेंगे। बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। ध्यान रखिए भैया उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार हैं। कितने पक्षी विहार हैं? 14 पक्षी विहार हैं। ठीक ना, पक्षी विहार हैं। और ध्यान रखिएगा 11 वन्य जीव विहार हैं। 11 वन्य जीव विहार हैं। ठीक ना, 11 वन्य जीव विहार हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से भाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ बताइए बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार भैया ध्यान रखिएगा संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है भैया? संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। बलिया में अगर हम लोग देखें भाई तो बलिया में है सुरहा ताल। सुरहा ताल इस बार यूपी पुलिस में पूछा भी गया। सुरहा ताल कहाँ पे है? तो बलिया में, ध्यान रखिएगा। गोंडा में भैया क्या है? तो ध्यान रखिए पार्वती अर्गा। पार्वती, एक सेकेंड, यहाँ पे है पार्वती अर्गा। ठीक है भाई, यहाँ पे है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ठीक ना, पक्षी विहार ये कहाँ है साथी? तो गोंडा में है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में समसपुर है। समसपुर पक्षी विहार है। ठीक ना, समसपुर पक्षी विहार है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक ना, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा भाई रायबरेली में है। ठीक ना, समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो रायबरेली में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया? बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से प्रश्न नंबर 49 भैया क्या कह रहा है? प्रदेश में सर्वप्रथम, ठीक है ना, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी? ये आप सभी को बताना भाई। ठीक ना, ये आप सभी को बताना है कि प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ये आप सभी साथियों को अच्छे से बताना भाई। ठीक ना, बहुत शानदार साथी। किस पक्षी विहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी? ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो भाई। ठीक ना, चलिए तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक ना, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना पहले की गई थी। इसका वर्तमान में नाम क्या है? ठीक ना, इसका यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान नाम। तो ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक ना, पक्षी विहार। ठीक ना, पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। नवाबगंज पक्षी विहार दे रखा है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसकी स्थापना जो थी ना भैया, ये 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। सांडी पक्षी विहार कहाँ भैया? देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सांडी पक्षी विहार, सांडी हरी मतलब साड़ी हरी है, साड़ी हरी है, साड़ी हरी है। तो सांडी से साड़ी हो गया, साड़ी हरी है, हरी का मतलब क्या हो गया? हरदोई। ठीक है भाई, क्या हो गया? हरदोई। तो सांडी कहाँ है? तो हरदोई में है। ठीक ना, उसके बाद सामान पक्षी विहार, सामान कौन लाता है भैया? मैन, आदमी। घर में देखो आदमी सामान लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा मैनपुरी। ये क्या हो जाएगा बच्चे? मैनपुरी। ठीक ना, ये मैनपुरी में हो जाएगा। उसके बाद सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। ठीक ना, ये कहाँ हो जाएगा? आगरा में हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ये कहाँ पे हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से भैया एक बार शानदार तरीके से आप लोग कमेंट में लिख दो, सर क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे भाई? आज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई। ठीक है ना, अगर अच्छा लगा हो, लगा ही कुछ बहुत मेहनत की गई तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी है। ठीक ना, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी है, कहाँ पर है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिए भैया इटावा में किया जा रहा है। ठीक ना, इटावा में किया जा रहा है। पीलीभीत वाला जो दुधवा नेशनल पार्क है वो पीलीभीत में, ध्यान रखिएगा पीलीभीत में है दुधवा नेशनल पार्क। ये ध्यान रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथी? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ साथी? तो ये पीलीभीत में, ध्यान रखेंगे
आप लोग अच्छे से, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार रही होगी। और इस क्लास की PDF आपको भैया टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सारे PCS लेवल के हैं और सारे PCS की जो प्रीव्यू ईयर है उससे उठाए हुए क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप लोग करिएगा। और यहाँ से प्रश्न वीडियो और एग्जाम में भी पूछे गए हैं, अलग अदर भी UP SSSC एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार करिएगा, पढ़िएगा। आगे भी और अच्छी अच्छी क्लास लेके आएंगे हम लोग शानदार तरीके से, बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।